नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। एक पराक्रमी राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी उम्र लगातार ढलती जा रही थी। वो अपने भावी उत्तराधिकारी को लेकर बेहद चिंतित था। उसने कई वेदों को दिखाया लेकिन उसे कोई संतान सुख नहीं मिला। फिर उसने सोचा कि क्यों ना अपने राज्य की भागदौड़ राज्य के ही किसी योग्य नवयुवक को सौंप दिया जाए। इसलिए राजा ने परीक्षण का आयोजन किया, इससे वो अपनी भावी उत्तराधिकारी का चयन कर पाए। इस परीक्षण के लिए एक शानदार महल का निर्माण करवाया। महल के दरवाजा पर गणित का एक समीकरण लिखा गया और इसकी घोषणा पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई। राज्य के सभी नवयुवकों को आमंत्रित किया गया। उसने कहा गया कि वो इस दरवाजे को खोलें। सभी नवयुवकों को कहा गया कि जो भी यह दरवाज़ा खोलने में सफल होगा उसे यह महल उपहार में दे दिया जाएगा। साथ ही राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित किया जाएगा। इस घोषणा के बाद से ही महल के आगे नवयुवकों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सुबह से शाम तक नवयुवक लगातार महल आते रहे। सभी उस गणित के सवाल का हल खोजने में लग गए, लेकिन कोई भी उस पहेली को हल नहीं कर पाया। कई लोगों ने उसे लिखा या याद किया और अपने घर वापस हल निकालने की कोशिश करते, लेकिन सभी असफल रहे। इसी तरह कई दिन बीत चले थे। राज्य के बड़े से बड़े गणितज्ञ भी उस समीकरण का हल नहीं निकाल पाए थे। इसके बाद राजा ने दूसरे राज्यों से गणितज्ञ को आमंत्रित किया कि वो इसका हल निकाले, लेकिन समीकरण का हल नहीं मिला। दिन ढलने लगा और अंत में मात्र 3 लोग ही बचे थे। उनमें से 2 दूसरे राज्य के गणितज्ञ थे, तो तीसरा गांव का एक आम सा युवक। दोनों गणितज्ञ समीकरण को हल करने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन वह युवक कोने में खड़ा था। तभी राजा उसे पाया आया और पूछा कि क्या तुम दरवाजे से अंकित समीकरण हल नहीं करोगे? युवक ने कहा, मैं तो यहाँ गणितज्ञ को देखने आया हूँ। यह इतने बड़े गणितज्ञ है जो इन्हें समीकरण को हल करने दीजिए। अगर इन्होंने समीकरण हल कर दिया तो ये राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। वही अगर नहीं कर पाए तो मैं कोशिश करूँगा। यह कहकर वो गणितज्ञ को देखने लगा, जिसमें पूरा दिन निकल गया, लेकिन दोनों में से कोई भी इस समीकरण को हल नहीं कर पाया। फिर जब उन्होंने हार मान ली तो कोने में बैठा युवक उठकर दरवाजे के पास गया। उसने जाकर दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और वह खुल गया। यह देख सभी ने पूछा कि आखिर उसने दरवाज़ा कैसे खोला। तब युवक ने कहा कि जब मैं बैठकर समीकरण को हल करते देख रहा था, तब मेरे दिमाग में आया कि दरवाज़ा खोलने का कोई समीकरण तो होता नहीं है, तो मैंने दरवाजे को धक्का दे दिया। दरवाज़ा खुल भी गया। दरवाज़ा खुलने का कोई समीकरण था ही नहीं। यह देख सभी बेहद प्रसन्न हुए और उस युवक को राजा ने वह महल दे दिया। साथ ही राज्य का भावी उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कई बार जीवन में हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं
जिससे हमें छोटी छोटी सी समस्याएं भी बड़े लगने लगती हैं। लेकिन वास्तव में वो समस्या इतनी भी बड़ी नहीं होती है। हम उसमें उलझ जाते हैं और समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हमें ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत होती है। समस्या का समाधान अपने आप ही निकल जाता है या फिर थोड़े से प्रयास के बाद मिल जाता है। ऐसे में शांति से सोचें और फिर समाधान करने का प्रयास करें। आज की इस कहानी को वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलती है हमारी अगली कहानी की ओर। जब भी कोई समस्या आए तो लोग समस्या पर फोकस करने लगते हैं, जो कि गलत बात है। उन्हें अपना फोकस समस्या के समाधान पर लगाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक समस्या का एक समाधान ज़रूर होता है। होता यह है कि हम अपनी समस्या से इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें उसके साथ में मौजूद समस्याएं दिखाई नहीं देता। हमें सिर्फ समस्या दिखाई देती है, समाधान उसके साथ मौजूद होता है लेकिन समाधान दिखाई नहीं देता है। दुनिया की प्रत्येक समस्या का कम से कम एक समाधान ज़रूर होता है, क्योंकि समस्या आती है अपने साथ समाधान के साथ में ही। बहुत समय पहले भारत के एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत अनुशासन प्रिय राजा था। उसके राज्य करने का तरीका एक ऐसा था कि किसी भी व्यक्ति की उसके खिलाफ षड्यंत्र करने की हिम्मत नहीं होती थी। उस राजा के 3 बेटे थे, सोमदत्त, वीरदत्त और कमलदत्त। राजा की मृत्यु हुई तब उसका सबसे बड़ा बेटा सोमदत्त राजा बना। सोमदत्त स्वभाव से दयालु था, जिसके कारण उसने अपने पिता के बनाए नियमों में परिवर्तन करके उन्हें सरल बना दिया था। उसकी इसी भी बात का फायदा उठाकर कुछ चालाक दरबारी अपनी मनमानी करने लगे और राजा के खिलाफ षड्यंत्र की योजना बनाने लगे। राजा के महल में एक नौकर था। उसने राजा को इस बारे में बताया, लेकिन राजा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। राजा के महल में एक नौकर था। उसने राजा को इस बारे में बताया, लेकिन राजा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन चालाक दरबारियों ने राजमहल के रसोइयों के साथ मिलकर राजा के खाने में जहर मिला दिया। राजा की तबीयत बिगड़ने पर चिकित्सक को बुलाया गया। चालाक दरबारियों ने सोने की मुहरे देकर उसे अपनी तरफ मिला लिया। अब चिकित्सक बिना इलाज किए वहां से चला गया। राजा की मृत्यु हो गई। अब सोमदत्त की जगह वीरदत्त को राजा बनाया गया। चालाक दरबारियों की वजह यह योजना सफल होने के कारण राज्य के बहुत से दरबारी, मंत्री, सेनापति आदि भी अपनी मनमानी करने लगे। यह सभी लोग वीरदत्त के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गए थे। यह लोग मिलकर कभी भी वीरदत्त के खिलाफ षड्यंत्र बनाकर उसके बड़े भाई सोमदत्त की तरह उसे भी षड्यंत्र का शिकार बना सकते थे। वीरदत्त बहुत परेशान रहने लगे। उसे इस समस्या का कोई हल नहीं मिल रहा था। महल में रहने वाले उसी नौकर ने, जिसने सोमदत्त को षड्यंत्र के बारे में बताया था, जब वीरदत्त को परेशान देखा तो उसने उससे कहा, महाराज, यदि आप कहें तो मैं आपको इस समस्या का समाधान बता सकता हूँ। वीरदत्त ने अपने इस नौकर की बात को पूरी ध्यान लगाकर सुना। उस नौकर से कहा, जब मैं और मेरे खास गुप्तचर इस समस्या का कोई हल नहीं सोच पा रहे हो तो तुम तो एक नौकर हो। इतनी बात कहकर राजा अपने दरबार में चला गया। वीरदत्त ने कुछ कठोर नियम व कानून भी बनाए,
लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि दरबारी, मंत्री, सेनापति आदि राजा द्वारा बनाए गए कठोर नियमों की वजह से उससे चिढ़ने लगे, क्योंकि यह कठोर नियम उन्हें राज्य में उनकी मनमानी करने से रोकने के लिए बनाए गए थे। कुछ ही दिनों में वीरदत्त के सेनापति ने राजा के कुछ खास गुप्तचरों से मिलकर एक षड्यंत्र बनाया। एक दिन सेनापति राजा को लेकर शिकार करने जंगल में गया। वहां शिकार करते हुए राजा को जंगल में ऐसी जगह अकेले छोड़ दिया गया जहाँ खूंखार जंगली लोग रहते थे। जंगली लोगों ने राजा को अकेला देखकर हमला कर दिया और उसे मार डाला। सेनापति और गुप्तचरों ने राज दरबार में आकर एक झूठी कहानी सुना दी, जिससे राज परिवार को यह विश्वास हो जाए कि उनकी बहुत कोशिशों के बाद भी वह राजा को नहीं बचा सके। अब वीरदत्त की जगह उसके छोटे भाई कमल दत्त को राजा बना दिया गया। सभी परेशान थे कि उनके दोनों राजा की मृत्यु हो चली है, अब इनकी बारी है, इन्हें कुछ ना हो। अब कमल दत्त के सामने भी वही समस्या खड़ी थी जो वीरदत्त के सामने थी और सोमदत्त के सामने थी। राजमहल के अधिकतर कर्मचारी अपनी मनमानी में लग गए। कमल दत्त हमेशा षड्यंत्रकारियों से बचा और कुशलतापूर्वक राज्य को चलाने के उपाय सोचता रहता था। अब तो वह राजमहल के किसी भी बड़े कर्मचारी पर विश्वास नहीं कर सकता था। राजा यदि अपने इन बड़े दरबारियों पर कुछ कठोर कार्यवाही करता तो यह दरबारी राजा के खिलाफ षड्यंत्र करके उसका जीवन ही समाप्त कर देते थे, और यदि राजा कोई कार्यवाही नहीं करता था तो यह कर्मचारी अपनी मनमानी करके राज्य को बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। अपनी इस समस्या के चलते कमल दत्त को यह लगने लगा था कि शायद इस समस्या का कोई समाधान नहीं है और अब उसे समस्याओं के साथ ऐसे ही राज्य करना होगा। उसने इस बड़ी समस्या के समाधान को अब अपने भाग्य पर छोड़ दिया। राजमहल में रहने वाला वही नौकर कमल दत्त की इस परेशानी को देखकर उसके पास गया और बोला, महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपकी इस समस्या का उचित समाधान बता सकता हूँ। राजा ने उस सैनिक की तरफ देखा और कहा, जब पूरा राज परिवार इस समस्या का हल नहीं खोज पा रहा है तो तुम एक नौकर होकर क्या समाधान दे सकते हो। तभी राजा के पास खड़ी रानी ने राजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि एक बार इस नौकर की बात सुन लेने में कोई भी नुकसान नहीं है। क्या पता यह कुछ ऐसा बता दे जो हमारे काम आ जाए। राजा ने कुछ सोचा और नौकर से बोला, बताओ, तुम्हें क्या बताना चाहते हो। तभी नौकर बोला, महाराज, इस समस्या का समाधान बहुत सरल है। दरबारी राजा को इसलिए मार देते हैं क्योंकि राजा के मरने से उन्हें लाभ होता है। यदि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि राजा पर संकट आने पर उन पर भी संकट आ जाए तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। राजा को नौकर की यह बात अच्छी लगी। तब राजा बोला, ऐसा क्या किया जाए जिससे राजा पर आने वाला संकट षड्यंत्रकारियों के लिए भी संकट बन जाए। नौकर बोला, यदि आप यह घोषणा करवा दें कि जब भी इस राज्य के राजा की मृत्यु होगी तो उसकी चिता के साथ राज्य के सभी दरबारी, मंत्री, सेनापति तथा रसोइयों को जला दिया जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि आप जब तक चाहे राजा बन रह सकते हैं और इसके बाद आप अपने उत्तराधिकारी को राजा बना सकते हैं। यह षड्यंत्रकारी आपको कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। राजा को यह बात बहुत अच्छी लगी और उसने उसी दिन पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी। इस घोषणा को सुनकर सभी षड्यंत्रकारियों में खलबली मच गई। दूसरे ही दिन राजा ने कई ऐसे नियम बना दिए जिससे राज्य को कोई भी षड्यंत्रकारी नुकसान न पहुंचा सके। अब तो राजा की समस्या का समाधान हो गया। सभी दरबारी, मंत्री, सेनापति तथा रसोइया आदि राजा की सेवा में लग गए।
राजा ने खुश होकर उस नौकर को अपने विशेष सलाहकार बना दिया। भविष्य में उस राज्य और उसके राजा को कभी कोई नुकसान नहीं होगा। यही सोचकर वह इस समस्या के साथ ही जीवन जीना चाहता था, जबकि उसे पता था कि षड्यंत्रकारी कभी भी उससे नाराज होकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर सकते थे। अर्थात उसने समस्याओं के साथ एक डर भरा जीवन जीने का निर्णय ले लिया था, क्योंकि उसने यह सोच लिया था कि उसकी इस समस्या का कोई हल शायद किसी के पास नहीं हो। दोस्तों, ऐसा ही हमसे बहुत लोगों के साथ होता है। लाइफ में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम सामने आती है जिनके सॉल्व करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में हार मानकर उसे अपने भाग्य पर छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ना होने पर लोग अपना करियर ख़राब कर लेते हैं, अपना जीवन समस्या के साथ जीने की हैबिट बन लेते हैं और पूरे जीवन अपने भाग्य को ही कोसते रहते हैं। समाधान ना मिलने का कारण लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, जबकि यह बात सत्य है कि दुनिया की प्रत्येक समस्या का समाधान उसी में समाहित है। समस्या आती है अपने समाधान के साथ में ही। बस होता यह है कि हम अपनी समस्या से इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें उसके साथ में मौजूद समस्या के साथ समाधान दिखाई नहीं देता है। बस होता यह है कि हम अपनी समस्या से इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें उसके साथ में मौजूद समाधान दिखाई नहीं देता है। जब भी कोई समस्या आए तो लोग समस्या पर फोकस करने लगते हैं, जो कि गलत बात है। उन्हें अपना फोकस समस्या के समाधान पर लगाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक समस्या का समाधान ही है और समाधान होता ही है। प्रत्येक समस्या में समाधान होता है, तो इसलिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। समस्या आती तो उसके साथ समाधान भी आता है। हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।